रात को 2 बज रहे होते हैं और मूलचंद एक बड़ा सा नोट लिखता है। इस तरह का एक बड़े से पेज में वो एक नोट लिखता है। इसकी फोटो खींचता है और फोटो खींचने के बाद अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवारों में हर जगह वो भेज देता है व्हाट्सएप से। लेकिन दुर्भाग्यवश रात को 2 बज रहे होते हैं, जिसकी वजह से कोई उस समय जगा नहीं होता है। और एक दो लोग अगर जगे भी होते हैं, जिन्हें वो मैसेज मिलता है, तो वो ओपन करते हैं, देखते हैं कि इतना बड़ा सा कुछ उस पर लिखा हुआ है, तो वो सोचते हैं कि रात का वक्त है, क्या पढ़ें, सुबह उठकर पढ़ लेंगे। लेकिन जब सुबह होती है तो खबर आती है कि मूलचंद्र ने आत्महत्या कर ली है। और हर कोई व्हाट्सएप जब खोलता है, वो नोट उनको मिलता है, तो उसको भागा भागा लेकर सब लोग मूलचंद के घर पहुंचते हैं और उनको भी ये चीज पता चलती है कि मूलचंद्र ने आत्महत्या कर दी। यानी कि वो जो नोट मूलचंद्र ने भेजा था रात को 2 बजे, वो एक्चुअली सिर्फ एक साधारण नोट नहीं था, वो एक सुसाइड लेटर था, एक पत्र था जो आत्महत्या करने से पहले मूलचंद ने लिख रखा था। और आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि आखिर हुआ क्या था, क्या सारी चीजें थी। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 PM विद जीआरडी। इस कहानी की मैं शुरुआत करता हूँ। ये कहानी है सीकर राजस्थान की। सीकर राजस्थान में एक परिवार होता है और उस परिवार में मूलचंद्र नाम का लड़का होता है। वो सबसे छोटा लड़का होता है और इसकी 3 साल पहले एक शादी करवाई जाती है। अब जो शादी होती है, दीपू नाम की लड़की से शादी होती है और उस परिवार में कोई लड़का नहीं होता है। यानी कि ये चीज बोली जाती है कि मूलचंद्र अपने ससुराल में रहेगा। इस चीज से किसी को कोई परहेज नहीं होता है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती है और मूलचंद अपने ससुराल में रहने लगता है। और उस दौरान धीरे धीरे करके चीजें गड़बड़ाने लगती है। गड़बड़ी इस तरह से आने लगती है कि मूलचंद का जो खुद का परिवार होता है, यानी मूलचंद का बड़ा भाई, मूलचंद की माँ संतोष, मूलचंद की बहनें, इन सब के पास जो है मूलचंद के ससुर इस चीज को लेकर दबाव बनाने लगते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को करनी पड़ेंगी। जैसे दहेज में जो पैसे दिए गए हैं, वो पैसे आपको दीपू के नाम पे एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। ऐसे करके बहुत सी चीजें चल रही होती हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ पर आ जाती है कि रात को मूलचंद एक बड़ा सा सुसाइड लेटर लिखकर अपने जो है रिश्तेदारों के पास भेजकर, अपने परिवार के पास भेजकर आत्महत्या कर लेता है। इतना बड़ा कदम वो क्यों उठाता है, ये सुसाइड नोट आपको बताएगी। चलिए हम आपको सुसाइड नोट पढ़कर सुनाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सुसाइड नोट है और इसमें ये सारे दुख दर्द तकलीफ समझ में आएंगी कि आखिर मूलचंद ने अपने दुख को किस तरीके से बयां किया है। और अगर थोड़ी सी सहजता, थोड़ी सी सावधानी दिखाई जाती, तो शायद आज मूलचंद जिंदा होता। मैं सुसाइड नोट पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, मैं मूलचंद बिजारिया पूरे होश हवास में लिख रहा हूँ कि मेरी मौत का जिम्मेदार मेरे ससुर साबूलाल, सास प्रेमलता और साली सुप्रिया हैं। तीनों 3 साल से मेरे को और मेरे परिवार को, यानी कि दीपू के लिए सोने की हमेल बनवाने के लिए कह रहे हैं। कहते हैं सगाई और शादी में दिए रुपए दीपू के नाम एफडी कर दो। मैं यहाँ शादी के बाद से ही रह रहा हूँ। मेरे को घर में जमाई नहीं, नौकर बनाकर रखा गया है। तब से मैं उनके उनके घर में रोटी सब्जी, झाड़ू पोछा, बर्तन, टॉयलेट साफ करना, गोबर डालना, सुबह शाम खाना बनाना, चूल्हे के लिए लकड़ी लाना, खाने के लिए गेहूं साफ करना, रात को उन्हें चक्की से पीसना, सुबह शाम दीपू को घुमाने का काम कर रहा हूँ। फिर भी यह लोग मेरे को चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। साबूलाल मेरे घर में जाकर कह आए हैं कि दीपू के लिए सोने की हमेल तो बनवाकर देनी पड़ेगी, नहीं तो आप लोगों पर ऐसा मुकदमा लगाऊंगा कि 7 पीढ़ी तक समझ में नहीं आएगा। आगे और भी लिखा है दीपू ने, माफ करिएगा, मूलचंद ने और भी लिखा है, उसको सुनाता हूँ। 3 साल से डिप्रेशन में हूँ। पिछले 3 साल से मैं डिप्रेशन में हूँ और आज मैं यह कदम उठा रहा हूँ, सिर्फ सास ससुर और साली की वजह से किया है। मेरी मौत की जिम्मेदार ये तीनों ही है। इन तीनों ने ही मारा है मेरे को। 3 साल से मेरे ससुर ने मेरे को 1 रुपए तक खर्च के लिए नहीं दिया। खर्च के लिए रुपए भी मैंने अपनी माँ संतोष और भाई बंसी से लिया है। मेरे भाई हेमराज और बहन की शादी में सिर्फ 2 ड्रेस सिलवा कर दी थी। बहन और हेमराज मेरे से छोटे हैं, तो मुझे उनकी शादी में मेरे को 1 रुपए तक नहीं दिया। इस दौरान भी पैसे मैंने अपनी माँ से लिए। फिर मेरा यहाँ गोकुलपुरा में रहने का क्या फायदा? सारा खर्चा तो मैं अपने घर वालों से ले रहा हूँ। काम यहाँ गोकुलपुरा में कर रहा हूँ। शादी के 1 साल बाद गोदनामा की बात की थी, जो मेरे ससुर ने अभी तक नहीं किया। कहा कि नहीं करूंगा।
मूलचंद को तो यहाँ इसी तरह काम करना पड़ेगा। और सुनिएगा, और भी लिखा हुआ है। ससुर ने कहा कि मैं इतना पावरफुल हूं कि एक ऐसा मुकदमा लगाऊंगा कि आपकी सारी जमीन जायदाद बिक जाएगी, फिर भी समझ में नहीं आएगा। अभी संडे को मेरे मम्मी पापा और भाई आए थे, उस दौरान भी ससुर वालों ने यही कहा कि आप लोग सोने की हमेल और शादी में जो रुपए दिए थे उनकी एफडी दीपू के नाम करवा दो। उनके घर का मकान और पानी का हौदा बनवाया था। 1 साल पहले तुम मेरे को 6 महीने तक एक मजदूर की तरह रखा, एक भी दिन अपने गांव नहीं जाने दिया। दिन में सुबह काम करने जाता है और शाम को 4 बजे कॉल आ जाता है कि आ जाओ मूल जी, दूध का टाइम हो गया है। और आगे सुनिएगा। मेरे ससुर ने केवल पैसों को महत्व दिया है, यदि रिश्तों को महत्व दिया होता तो आज मैं यह कदम नहीं उठाता। अगर मैं यहाँ उनकी संपत्ति के लिए आया होता तो आज यह कदम थोड़ी उठाता। मेरे ससुर ने अपने परिवार वालों, ससुराल वालों और साली के ससुराल वालों से भी बोलचाल बंद कर रखी है। सबसे झगड़ा कर रखा है, आसपास पड़ोस में भी झगड़ा कर रखा है। पत्नी के ननिहाल वालों से सास जमीन ले रही है, अपने हिस्से की खुद की जमीन थी। साबूलाल ने तो अपने नाम कर रखी है, बहनों से साइन भी करवा लिया, आज खुद की बहनों की बात तक नहीं करता। और भी आगे पढ़िएगा, सुनिएगा कि जो इतनी बड़ी सुसाइड नोट में मूलचंद ने अपनी माँ भाई बहन से माफ़ी भी मांगी है। उसने लिखा है कि मेरे को माफ़ कर देना, मैं यह कदम नहीं उठाना चाहता था, पर इन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। अगर यह कदम नहीं उठाता तो जिंदगी भर यह तीन मेरे को ऐसे ही परेशान करते। आई एम सॉरी भाई बंसी, हेमराज, बहन त्रिवेणी, हो सके तो मेरे को माफ़ कर देना और सभी का ख्याल रखना। मेरी मौत का जिम्मेदार ससुर, सास और साली हैं। साली सारी जमीन जायदाद अपने बेटे के नाम करवाना चाहती है, इसीलिए इन तीनों ने मिलकर मेरे को परेशान किया है और मेरे को मारा है। अब ये सुसाइड नोट जब पुलिस को मिला है तो इसके बाद पुलिस ने सास, ससुर और साली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और मुकदमा दर्ज करवाया है मूलचंद के भाई ने। अब इसमें आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन ये चीज़ बड़ी ही निंदनीय और सोचने लायक है कि एक लड़का अगर ससुराल में रह रहा है और अगर वो आत्महत्या कर लेता है, अगर मान लीजिए वो आत्महत्या नहीं करता और वो हर किसी से घूम घूम कर ये बात कहता कि मुझे दिक्कत है, परेशानी है, तो उस पर विश्वास करना ना करना 50-50 का चांस होता है, क्योंकि लड़के भी कई जगह झूठ बोलते हैं। लेकिन अगर उस लड़के ने आत्महत्या कर ली, यानी कि उसकी बात में 100% सच्चाई है। अगर उसको कोई आत्महत्या तभी करता है जब वो अपने जीवन से निराश हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि अब कोई भी ऐसी रेखा, कोई भी ऐसी चीज उसके जीवन में नहीं बची है जिसको लेकर वो अपने जीवन में आधार बनाए और आगे बढ़ सके। मूलचंद पूरी तरह से मानसिक तौर पे जो है टूट चुका था। उसे ये चीज समझ में आ चुकी थी कि पिछले 3 साल से अगर उसके साथ लगातार इस तरह का कृत्य किया जा रहा है, इस तरह का अपराध किया जा रहा है, इस तरह की अनैतिक चीजें उसके साथ की जा रही हैं जिसमें उसको किस तरह का कोई फायदा नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से वो प्रताड़ित हो रहा है, यानी कि आगे आने वाले समय में भी उसके साथ ऐसा ही होगा। उसके ससुर ने, उसकी सास ने और उसके साली ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया था जो कि मूलचंद के समर्थन में हो, बल्कि हर एक चीज उसके खिलाफ ही थी, जिसकी वजह से एक इंसान मानसिक तौर पे टूट गया और आखिरकार उसने खुद को समाप्त कर लिया। यही थी आज की ये कहानी। मैं चाहूंगा कि आप अपने विचार इस पे जरूर व्यक्त करें और बताएं कि क्या होना चाहिए था और क्या कोई तीसरा रास्ता था। क्या इसमें जो मूलचंद के परिवार वाले हैं जिन्हें ये बात पता थी कि मूलचंद के साथ अनैतिकता हो रही है, क्या वो कुछ और इसमें तीसरा रास्ता निकाल सकते थे? क्या मूलचंद की जान बचाई जा सकती थी? क्या मूलचंद के सास, ससुर और साली जिस तरह का कृत्य कर रहे थे, क्या ये कितने हद तक चीजें सही हैं? बताइएगा जरूर कमेंट करके। मैं मिलूंगा कल रात्रि 9 बजे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आपके सामने। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।